हम लोगों ने ये स्टार्ट किया था इनकोडर्स को ना। तो इनकोडर हमने एक देखा 4 to 2 बाइनरी इनकोडर, और जिस तरह से एक स्टूडेंट ने कहा एक्चुअली इसकी 4 इनपुट्स होनी चाहिए, 0 1 2 3, लेकिन 0 पे वो जब वो यानी कि 0 0 0 होगा तो वो आपको 0 0 ही y के ऊपर दे देगा। तो 1 2 और 3 है, ये बेसिकली क्या कर रहा है कि ये आपकी इंफॉर्मेशन जो अलग-अलग डिस्क्रीटली आ रही है उसको इनकोड कर रहा है इन अ बाइनरी कोड। ठीक है, तो उसके बाद हम लोगों ने ये स्टार्ट किया था, ये हमने कर लिया था ऑक्टल टू बाइनरी इनकोडर 823। किसी को याद है, डिड वी डू दिस इन द लास्ट क्लास? यस सर। हाँ, चलें बस इसको हम थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं। वो ये था कि हमने कहा कि ये हमारे ऑक्टल अगर नंबर्स आ रहे हैं, यानी कि जब ये I0 है, ठीक है, तो ये 0 है, जब मैं इसके ऊपर देता हूँ, इसी तरह से जब मैं इसको 1 करता हूँ तो ये I7 1 हो जाता है, तो ये 7 का कोड जनरेट करना होता है इसने। तो इसको हम लोगों ने किया था कि अगर 8 नंबर हों हमारे पास, तो उनका वो बाइनरी कोड दे देगा। सो जिस तरह से I7 जो है, जब इसको मैं 1 करता हूँ तो ये 7 है, तो ये इसने इनकोडर ने 7 का बाइनरी कोड आपको दे दिया, 1 2 4, तो ये 7 का बाइनरी कोड है। ये I6 है तो ये 6 का बाइनरी कोड है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है ना, तो ये आपको यानी अगर अलग-अलग आपकी इनपुट्स हों तो ये आपको आउटपुट के ऊपर दे देता है। ये इसके हमने बुलियन फंक्शंस बना लिए थे y0 y1 और y2 के, और इन बुलियन फंक्शंस के बाद हमने इनको और गेट्स के थ्रू, मल्टीपल इनपुट और गेट्स के थ्रू इंप्लीमेंट कर लिया। सो ये हमारा बाइनरी इनकोडर बन गया y2 y1 और y0। अच्छा, अब एक प्रॉब्लम हमारे पास आती है इनकोडर्स के साथ, और कई दफ़ा इस तरह की भी सिचुएशन हो सकती है कि फॉर एग्जांपल, वैसे तो हमने कहा है कि कोई भी लाइन अगर आप देखें तो इसमें सिर्फ एक जो आपका इनपुट है ना वो 1 होता है, बाकी नहीं होते। लेकिन व्हाट इफ यूजर फॉर एग्जांपल, एक इस तरह का सिनेरियो है कि I7 भी 1 है और I6 भी 1 है, बाकी सारे के सारे आपके जीरोज हैं। ठीक है, अब इस केस में ऑब्वियसली आप देखें कि I6 का जो कोड है, I6 का कोड है 110, I7 का कोड है 111, तो ये यहाँ पे कौन सा कोड देगा? तो जो नॉर्मल इनकोडर है वो कोई जंक आपको दे देगा और इट विल नॉट वर्क। लेकिन कई दफ़ा ऐसे सिनेरियोज हो सकते हैं कि आपके दो इनपुट्स 1 हो जाए, तो उस केस में हम लोग एक स्पेशल इनकोडर बनाएंगे जिसको हम लोग कहते हैं प्रायोरिटी इनकोडर। ये करेगा कि वो देखेगा कि अगर दो इनपुट्स मेरी 1 है, जैसे से I7 भी और I6 भी, तो वो जो इनमें से जो हायर नंबर होगा ना, मसलन I7, वो उसका कोड आउटपुट के ऊपर जनरेट कर देगा, I6 का नहीं करेगा। इसी तरह से अगर ये सारे भी 1 हो जाए प्रायोरिटी इनकोडर, तो वो देखेगा इसमें से 1 हाईएस्ट किसका, I7 का है, तो वो I7 का कोड दे देगा। ठीक है, इसी तरह से अगर I1 1 है और I0 0 है, I0 भी 1 है और बाकी सारे 0 हैं, तो वो I1 का कोड दे देगा। तो वो देखेगा कि अगर मल्टीपल वंस हैं तो जो हाईएस्ट नंबर है उसका मैंने कोड देना है। तो इस तरह के इनकोडर को हम लोग कहते हैं प्रायोरिटी इनकोडर। ठीक है, क्या कहते हैं? प्रायोरिटी इनकोडर। प्रायोरिटी जी, एनी क्वेश्चंस? सर इससे पहले आपने कौन सा इनकोडर बताया? प्रायोरिटी इनकोडर से पहले इससे पहले आपने कौन सा बताया? उससे पहले मैंने आपको नॉर्मल इनकोडर बताया था, वो इनकोडर होता है। उसका क्या लॉजिक है? क्या चीज सर? उसका क्या लॉजिक बताया आपने? प्रायोरिटी इनकोडर की? प्रायोरिटी इनकोडर में तो आप कहते हैं नहीं, जो नॉर्मल इनकोडर होता है ना उसके अंदर तो आप कहते हैं कि सिर्फ एक 1 होगा, एक इनपुट, बाकी नहीं होंगे। अगर हुए तो आउटपुट के ऊपर आपके जो आएगा वो जंक आएगा। आप कुछ नहीं कह सकते कि आउटपुट पे क्या देगा। जी, क्लियर हो गया? जी सर। ठीक है, लेकिन जो अगर इस तरह का सिनेरियो आता है कि आपकी मल्टीपल इनपुट्स 1 हो सकती हैं, तो उस केस में आप एक स्पेशल इनकोडर बना सकते हैं जिसको कहते हैं प्रायोरिटी इनकोडर,
जो कि जंक नहीं देता, वो देखता है कि इसमें से प्रायोरिटी मैंने किसको देनी है। तो अगर सारे 1 हैं तो जो हाईएस्ट नंबर होगा उसका वो कोड जनरेट कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम ट्रुथ टेबल के हिसाब से देखें तो फर्ज करें ये एक हमने इनकोडर बनाया है जिसमें 4 हमारी इनपुट्स हैं I3, I2, I1 और I0, और 3 हमारी आउटपुट्स हैं Y1, Y0 और V। ठीक है, तो प्रायोरिटी इनकोडर क्या कर रहा है कि अगर तो ये चारों 0 हैं तो ऑब्वियसली ये 0 देगा। ठीक है, 0 0 0 1 है तो ये 1 देगा। अच्छा, अब अगली लाइन पे आप देखें तीसरी, अगर 0 0 I1 1 है, ठीक है, तो आगे हमने I0 को X कर दिया है, 0 नहीं किया, X कर दिया है। दैट मीन्स के अब ये हमारे लिए डोंट केयर हो गया है, चाहे I0 0 हो चाहे I0 1 हो, कोड इसका 0 1 1 ही जनरेट होगा। दैट मीन्स के I0 कुछ भी हो जाए, चूंकि इस वक्त जो हाईएस्ट 1 है वो I1 का है, तो I1 का जो कोड है वो ये जनरेट करेगा। ठीक है, इसी तरह से अगर हम अगली लाइन में जाएं और हम देखें कि I2 1 है, तो I1 और I0 दोनों डोंट केयर हो जाएंगे, क्योंकि ये चाहे ये 1 हो जाए चाहे ये 0 हो जाए, कोड हमेशा यही जनरेट होगा 1 0 1, तो हम इनको डोंट केयर कर देंगे। और इसी तरह से I3 अगर 1 होगा तो हम बाकी सबको डोंट केयर कर देंगे, क्योंकि अगर I3 1 है तो एवरी टाइम दिस कोड विल बी जनरेटेड रिगार्डलेस के बाकी पे 1 है या 0 है। ठीक है, तो इसका ट्रुथ टेबल इस तरह से बनेगा। अच्छा, अब इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें फॉर कार्नोफ मैप, थ्रू कार्नोफ मैप, तो आप Y1, Y0 और V के लिए 3 कार्नोफ मैप बनेंगे। ये Y1 का उसने दिखाया है, Y0 और V का नहीं दिखाया। बहरहाल इसमें उसने 1s डाल दिए हैं, डोंट केयर X जहाँ पे था वहाँ पे भी 1 करके तो उसने किया, तो उसने Y1 का ट्रुथ टेबल बना के, ट्रुथ टेबल कह रहा हूँ, ये कार्नोफ मैप बना के उसको सिंप्लीफाई किया, तो Y1 जो है वो बनता है I3 प्लस I2 प्रायोरिटी इनकोडर के लिए। सो दिस इज Y1। इसी तरह से Y0 है और V है। What I want the class to do right now is to make a Karnaugh map. It's 4 variables. So 4 वेरिएबल का कार्नोफ मैप बनाएं फॉर Y0, ओके, और Y0 को सिंप्लीफाई करके देखें कि आपका आंसर I3 प्लस I2 बार I1 आता है या नहीं आता। सो एवरीवन शुड वर्क ऑन दिस प्रॉब्लम राइट नाउ। ठीक है सर? जी सर, ये जो सेकंड लास्ट लाइन है इसमें 1 आगे जो 2x लिखे हुए हैं, इनमें जो सेंटर वाला x है उसको हमने 0 क्यों लिया है? क्योंकि 0 इसलिए नहीं किया क्योंकि वो 0 और 1 दोनों हो सकता है। I1 की बात करें ना, इस x की। यस सर। हाँ, तो जब I2 जो है वो 1 हो गया तो फिर I1 को हम इग्नोर कर रहे हैं ना, क्योंकि I2 जो 1 है प्रायोरिटी इनकोडर है ना, तो I2 की प्रायोरिटी हो गई है। तो I1 और I0 जो भी हो वी आर गोइंग टू इग्नोर। इसी तरह से अगली लाइन में I3 को आप देखें, तो जब I3 1 हो गया तो फिर प्रायोरिटी I3 की है, फिर हम I2, I1 और I0 तीनों को इग्नोर करेंगे, इसलिए हम वहां पे X डाल रहे हैं। सर ठीक है, अब यहाँ पे हमने x डाला ना, तो यहाँ पे हमने फिर इनकी जगह 0 क्यों नहीं लिखा? जब I3 की प्रायोरिटी होगी, ये तो जिस तरह हमने ऊपर लिखा था I2 की प्रायोरिटी होगी थी, तो इनमें हमने 0 क्यों नहीं लिखा? ये क्योंकि ये I2 1 भी हो सकते थे, यहाँ पे 0 तो नहीं है ना, वो तो नॉर्मल इनकोडर में होता है। व्हाट इफ यहाँ पे 1 होता, फिर आप क्या करते? हमने ये तो नहीं कहा ना कि I1 1 नहीं हो सकता। यस सर। ये मसला है ना, अगर आप 0 डाल देते हैं तो फिर तो ठीक है, वो 0 के लिए तो वो सही आउटपुट देगा, बट व्हाट हैपेंस अगर वो 1 हुआ? 1 भी तो हो सकता है ना I1, उस वक्त वो क्या आउटपुट देगा? तो इसलिए आप इसको डोंट केयर डालेंगे यहाँ पे। ठीक है सर जी सर, जो V किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? यार, ये 3 आउटपुट्स हैं, इसको V बस उसने Y0, Y1, Y2 की जगह उसको V कर दिया, आप उस पर कोई टेंशन ना लें। और सर, जो Y0 की इक्वेशन के बारे में पूछना था, ये I2 बार कैसे आया? ये I3 प्लस I1 नहीं होता बस Y0 की जो इक्वेशन है? नहीं होता ना जनाब, इसमें डोंट केयर्स हैं, यही तो मैं आपको कह रहा हूँ। Y0 की अब आप लोग कार्नोफ मैप बनाएं, और बनाएं ना जरा, मेक अ कार्नोफ मैप फॉर Y0, सिंप्लीफाई इट एंड देन टेल मी कि ये इसकी इक्वेशन सर बनती जैसे है Y1 या के नहीं लिए, आती। जैसे Y1 के लिए I3 प्लस I2 है, वो I3 और I2 पे 1 था,
तो y0 जो है वो i3 और i1 पे 1 है। ये इतना सिंपल नहीं है, इसमें डोंट केयर्स भी हैं। y1 आपने कह दिया कि y1 सिर्फ इसलिए है क्योंकि i2 और i3 के ऊपर वो 1 है, ठीक है। बट आप इसको सिंप्लीफाई करके करेंगे, ये लॉजिक नहीं सही। ये लॉजिक अगर आप इस पे अप्लाई करेंगे y0 पे, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। ये इत्तेफाक की बात है कि ये इसका आंसर ये आ गया। चलें सारे लोग इसको करें y0 को। जो कर ले फिर वो चैट विंडो के अंदर शेयर कर ले। यू हैव अबाउट 3 to 4 minutes to do it.
हाँ जी, किसी स्टूडेंट ने कर लिया? सर मैंने सेंड की है चैट में। अच्छा, मैं देखता हूँ। नहीं यार, अभी तो कुछ नहीं आया चैट विंडो में। यस सर मैंने सेंड कर दी है, फिर अभी वो पहुंच जाती है। हाँ, आया नहीं है। आपका क्या आंसर, क्या फाइनली यही आया है या कुछ डिफरेंट आया है? चले हम लोग आगे चलते हैं जब तक ये इनका आंसर आता है। बहरहाल एवरीवन गेट्स द आइडिया। अच्छा, अब ओके, एक चीज पहले मैं कर लूं। पहले तो मुझे ये बताएं, जितने लोग इस वक्त क्लास में हैं जरा हैंड रेज करें। ठीक, 17। बहरहाल अटेंडीज 30 आ रहे हैं। मैं अब इस वक्त अटेंडेंस जो है वो डाउनलोड कर रहा हूँ। अप्रैल 30th DLD 2। एक सेकंड यार। हाँ जी, क्या कह रहे हैं? अच्छा, हैंड्स डाउन कर लें यार। हाँ जी, क्या क्या पूछ रहे हैं आप? सर आंसर टैली करवा दें एक बार। यार कोई बंदा शेयर ही नहीं कर रहा। सर वो आंसर चेक कर लें ठीक है कि नहीं, एक दफ़ा आंसर दिखा दें फिर मैं शेयर करता वो आंसर तो ये स्लाइड के ऊपर है ना यार, ये है सर मैं आंसर इसका। क्या हुआ? सर स्लाइड अब ठीक है, अब हुई है। चले हम लोग आगे चलते हैं। अब ये बाकी आप फिर करते रहना आराम से। ओके, सो एक बड़ी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन जो है ना, मसलन ये एक एग्जांपल के तौर पे दी गई है, लेकिन इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि ये हम लोग कहाँ कहाँ पे इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक इनकोडर डिकोडर का पेयर है। इसमें एक तरफ इनकोडर, एक बाइनरी इनकोडर लगा हुआ है लेफ्ट पे, और राइट के ऊपर बाइनरी डिकोडर लगा हुआ है। नाउ ये कर क्या रहा है कि इस तरफ आप स्विचेस हैं, ठीक है, जिस तरह से लाइट के स्विच होते हैं 0 से लेके 7 तक, फिर वो इनकोड होते हैं इन 3 बिट्स के अंदर, और यहाँ पे आपकी लाइट्स लगी हुई हैं, लाइट 0 से लेके लाइट 7 तक। तो जब आप i7 को ऑन करते हैं तो i7 का कोड जनरेट होता है, और यहाँ पे दूसरे एंड के ऊपर 7 जो नंबर है वो ऑन हो जाता है। अब आप ये भी कह सकते थे कि जी इसका क्या फायदा है, हम डायरेक्टली अगर i7 को इस 7 से कनेक्ट कर देते एक स्विच के तौर पे, तो जब हम यहाँ पे ऑन करते हैं स्विच तो ये लाइट ऑन हो जाती। अच्छा, अब इसका फायदा ये है कि लेट्स से द सिनेरियो इज कि ये वाला जो स्विच है ये है इस्लामाबाद में, और ये जो लाइट है ये है लाहौर में, ठीक है। अब अगर आप ये इनकोडर डिकोडर इस्तेमाल नहीं करते और आपने 8 लाइटों को कंट्रोल करना है, तो आपको 8 वायर्स चाहिए होती बिटवीन लाहौर एंड इस्लामाबाद, राइट? यू नीडेड 8 वायर्स। जबकि इनकोडर डिकोडर पेयर के साथ आपको सिर्फ 3 वायर्स चाहिए 8 लाइटों को कंट्रोल करने के लिए। ओके, इसी तरह से ये तो 8x3 है, मसलन 5x32 का डिकोडर होता। अगर आपने 32 लाइटों को कंट्रोल करना होता, तो अगर इनकोडर डिकोडर पेयर आप ना लेते तो आपको 32 वायर्स जो थी रन करनी पड़ती दोनों सिटीज के दरमियान, जबकि इनकोडर डिकोडर पेयर से सिर्फ 5 वायर से आप 32 लाइट्स जो हैं वो कंट्रोल कर सकते हैं।
ठीक है। तो ये खाली लाइट्स नहीं होती, ये डेटा भी हो सकता है, ये कोई भी चीज़ हो सकती है जिसको आपने कंट्रोल करना होता है। कोई इंडस्ट्री के अंदर कोई एप्लीकेशन हो सकती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये मोटर्स लगी हुई हैं, वो आपके सीमेंट प्लांट पे लगी हुई हैं और आप कंट्रोल रूम में बैठे हुए हैं और कंट्रोल रूम से आप स्विचेस के थ्रू मोटर्स को कंट्रोल करना चाहते हैं और आपकी 100 मोटर्स हैं, तो बजाय इसके कि आप 100 तारें स्विच के साथ लेके जाएं, आप 6 या 7 बिट का इनकोडर इस्तेमाल कर लेते हैं और उससे वो काम हो जाता है। तो इस तरह की एप्लीकेशंस के अंदर इनकोडर डिकोडर काफी इस्तेमाल होता है। क्लियर है जी? एनी क्वेश्चन? यस सर। ठीक है, तो ये इसकी एक यूटिलिटी है। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। हमारा जो अगला बड़ा इंपॉर्टेंट डिवाइस है जो हम बहुत जगह इस्तेमाल करते हैं कंप्यूटर्स में, उसको हम लोग कहते हैं मल्टीप्लेक्सर। इसको शॉर्ट फॉर्म में बुक में या कई जगह आप देखेंगे तो ये खाली लिखा होगा मक्स, ठीक है। तो मक्स भी लिखते हैं और वैसे एक्चुअली द वर्ड इज मल्टीप्लेक्सर। मल्टीप्लेक्सर क्या करता है? मल्टीप्लेक्सर जो है उसकी मिसाल हम यहाँ पे देख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक रोड है जिसपे 4 लेन्स हैं, ठीक है, और उस पे 4 गाड़ियां पैरेलल के अंदर आ रही हैं, लेकिन आगे रोड जो है वो सिंगल लेन हो गई है, तो एक वक्त में सिर्फ एक गाड़ी इधर से गुजर सकती है। तो अगर ये ऐसा का सिनेरियो होगा तो वैसे तो ये चारों इकट्ठी आएंगी और ये टकरा जाएंगी ऑब्वियसली, और गुजरेगी एक ही गाड़ी इन दी एंड। तो मक्स जो है वो ये करता है कि वो आपको अलाउ करता है कि आप डिसाइड करें कि इसमें से कौन सी गाड़ी इस रोड के ऊपर जाएगी, ठीक है, और कौन सी नहीं जाएगी। तो आप जो है मक्स से ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपने इसको यहाँ पे रोड पे पहले भेजना है या इसको भेजना है या इसको या इसको या नहीं भेजना, ठीक है। तो मक्स जो है वो मल्टीपल जो आपकी इनपुट्स होती हैं उनमें से किसी एक को सिलेक्ट करके आउटपुट के ऊपर भेज देता है। इसको हम लोग मल्टीप्लेक्सर कहते हैं। तो सॉरी, अच्छा, तो मल्टीप्लेक्सर को अगर हम लोग देखें तो ये क्या है, देखें ये एक टिपिकल मक्स है। यहाँ पे इसकी 4 इनपुट्स हैं, I0, I1, I2 और I3। इसकी 2 सिलेक्ट लाइंस हैं, S1, S0, और इसकी एक सिंगल आउटपुट है। सो रिमेंबर, मक्स की हमेशा सिंगल आउटपुट होगी, उसकी कभी भी 2 या 3 या 4 आउटपुट्स नहीं होंगी, उसकी एक सिंगल आउटपुट होगी। और S0 और S1 क्या करते हैं? S0 S1 जो है, अगर हम ट्रुथ टेबल देखें तो जब हम S0 S1 को 0 रखते हैं तो Y के ऊपर यानी आउटपुट के ऊपर I0 अपीयर हो जाता है, यानी I0 पे जो भी डेटा होगा वो सारा का सारा Y पे आ जाएगा। यहाँ पे अगर I0 पे आपने 1 दिया हुआ होगा तो 1 आ जाएगा, अगर 0 दिया हुआ होगा तो 0 आ जाएगा, या जो भी डेटा इसके ऊपर कोई किसी किस्म का भी आ रहा होगा डिजिटल, वो डिजिटल डेटा यहाँ पे अपीयर होना शुरू हो जाएगा। जब आप सिलेक्ट लाइन 0-1 करेंगे तो I1 सिलेक्ट हो जाएगा, 1-0 के ऊपर I2 सिलेक्ट हो जाएगा और 1-1 के ऊपर I3 सिलेक्ट हो जाएगा। तो ये जो है ये मक्स, दिस डिवाइस इज कॉल्ड अ मक्स, ठीक है। अब आप में से कोई स्टूडेंट इसकी कोई एप्लीकेशन सोच के मुझे बता सकते हैं कि मसलन मक्स आप कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं? कैन एनीवन है? रूट होता है। सॉरी, आपकी आवाज कट रही थी, रिपीट कीजिएगा। जो ट्रेनें होती है उनका जो रूट सिलेक्ट करते हैं। हाँ, नहीं वो तो खैर एक अलग बात होगी नहीं, लेकिन यहाँ पे मक्स जो है ये आप अपने डिजिटल सिस्टम में या कंप्यूटर्स में या किसी और एप्लीकेशन में आप सोच सकते हैं। मसलन मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मक्स जो है वो इस तरह सिलेक्ट हो सकता है कि ये आपका एक कोई एम्पलीफायर है या कोई रेडियो है या कुछ और है, ठीक है। इसके आगे यहाँ पे स्पीकर लगा हुआ है, ओके। तो यहाँ पे आपने FM लेट्स से 92 कनेक्ट कर दिया डिजिटल में, ज़ाहिर है, यहाँ पे FM 93 कर दिया, यहाँ पे FM 94 कर दिया, और सेलेक्ट लाइन आपने यूजर को दे दी। यूजर ने बटन दबाया तो यहाँ पे 00 आ गया। तो FM 92 का जो भी म्यूजिक है वो आपके स्पीकर पे आना शुरू हो गया, ठीक है। फिर आपने 01 किया तो FM 93 जो है वो स्पीकर पे आ गया। और तो इस तरह आपने सिर्फ एक ही स्पीकर रखा हुआ है और पीछे आप मक्स के थ्रू जितने मर्जी चैनल्स कनेक्ट कर दें तो
म्यूजिक जो है वो उससे एक स्पीकर के ऊपर ही आता है। या यहाँ पे गाने हैं, पहला गाना, दूसरा गाना, तीसरा गाना, चौथा गाना, और वो जो आप बटन दबाते हैं आगे फॉरवर्ड का, वो बेसिकली इनको इंक्रीमेंट कर रहा होता है, 0 0 0 1 1 0 1 1 बना रहा होता है, और वो आपके डिफरेंट म्यूजिक जो है वो आउटपुट के ऊपर आना शुरू हो जाता है। दिस इज वन एग्जांपल फॉर एग्जांपल। सर S1 और S0 क्या चीज है इधर बेसिकली? ये सिलेक्ट लाइंस है, सिलेक्ट लाइंस ये सिलेक्ट करती है ना, ये देखें ना, जब ये सिलेक्ट करती है कि I0 कनेक्ट होगा, सो सिलेक्ट लाइन सिलेक्ट करती है कि FM92 कनेक्ट होगा या 93 कनेक्ट होगा या 94 कनेक्ट होगा। ठीक है, क्लियर है? जी सर। सर ये इनका ऑर्डर ज्यादा हो सकता है, यानी नंबर ऑफ ये जो S1 और S0 है, अगर 2 3 और S3 S2 ये भी जी बिल्कुल बिल्कुल। मार्क्स जो है वो आपका, अगर 4 इनपुट्स हैं तो 2 सिलेक्ट लाइंस आपको चाहिए, ठीक है। अगर आपकी 8 इनपुट्स हैं तो 3 सिलेक्ट लाइंस हो जाएंगी। अगर 16 इनपुट्स हैं तो 4 सिलेक्ट लाइंस हो जाएंगी। तो मार्क्स आपको हर साइज में मिल जाएगा, मिलियन इनपुट्स के साथ भी आपको मार्क्स मिल जाएगा। तो सर ये जो फिर Y का ऑर्डर वो भी इंक्रीज I4 I5 I6 इस तरह हो जाएंगे? जी बिल्कुल बिल्कुल। ये देखिए, अभी हम देखते हैं फॉर एग्जांपल, ये जो है ना, ये एक 2 to 1 मार्क्स है। तो इस केस में आप देखें, इसकी सिलेक्ट लाइन खाली एक है। जब मैं सिलेक्ट लाइन को 0 करता हूं तो I0 सिलेक्ट हो जाता है, और जब मैं सिलेक्ट लाइन को 1 करता हूं तो I1 सिलेक्ट हो जाता है। तो ये 2 इनपुट्स में से एक को आउटपुट के ऊपर दे देता है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई डेटा A यूजर का डेटा है, यहाँ पे B यूजर का डेटा है। तो सिलेक्ट लाइंस सिलेक्ट करेंगी कि यूजर A का डेटा आउटपुट पे आएगा या यूजर B का डेटा आएगा। 2 to 1 मार्क्स जो है सर्किट में बनाना बड़ा सिंपल है। इसका सर्किट हम देखते हैं, ये है 2 to 1 मार्क्स का सर्किट। यहाँ पे कनेक्टेड है I0, यहाँ पे कनेक्टेड है I1। अब आप देखें कि सिलेक्ट लाइन जो है, जब मैं इसको 0 रखता हूँ, सिलेक्ट लाइन को मैं 0 करता हूँ, तो सिलेक्ट लाइन पहला ये एंड गेट है, इसके एंड गेट के एक इनपुट को 0 कर दिया तो बस इसका मतलब है ये गेट बंद, इसकी आउटपुट कंटिन्यूसली बस 0 ही रहेगी। रिगार्डलेस के I1 पे क्या आ रहा है या क्या नहीं आ रहा, वो कभी भी आगे प्रोपगेट नहीं होगा। यानी I1 1 भी हो जाए तो भी 0 रहेगा, I1 0 होगा तो भी ये 0 रहेगा। लेकिन यही सिलेक्ट लाइन जो 0 यहाँ पे है, यहाँ पे इस इन्वर्टर के बाद ये बन जाएगी 1। तो क्या हो रहा है कि I0 जो है अगर 1 होगा तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, अगर I0 0 होगा तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। इसका मतलब है कि I0 प्रोपगेट हो रहा है इस गेट से, और फिर वो आगे और गेट से प्रोपगेट होके Y पे आ जाएगा। तो यहाँ पे जो भी डेटा पैटर्न बन रहा होगा वो डेटा पैटर्न Y पे अपीयर होना शुरू हो जाएगा अगर S 0 होगा। और अगर S को मैं 1 कर दूंगा तो फिर यहाँ पे 0 आ जाएगा, I0 ब्लॉक हो जाएगा, और I1 जो है इस पे जो भी डेटा पैटर्न होगा वो आउटपुट पे अपीयर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका बन गया 2 to 1 मार्क्स। ये नॉट गेट इसमें लगाना जरूरी है? हाँ, अदरवाइज तो दोनों ही सिलेक्ट कर लेगा, या दोनों ही ऑफ हो जाएंगे या दोनों ही ऑन हो जाएंगे। सर अगर ये देखें ना, I0 भी हमने 1 दे दिया और I1 भी 1 दे दिया तो, हाँ, और सिलेक्ट को मैंने 0 कर दिया और यहाँ पे कोई इन्वर्टर ना हुआ तो दोनों पे 0 आ गया ना। जी सर। तो ये क्या आउटपुट होगी? 0 0। आउटपुट क्या होगी? 0। ये तो कुछ भी नहीं करेगा। ओके सर। हाँ, ठीक है ना? ठीक है। अच्छा, आगे हम अगला सर्किट ये देख लेते हैं जिसमें से 4 to 1 मार्क्स है। इसमें हमारी हो गई 4 इनपुट्स, 2 सिलेक्ट लाइंस हमें चाहिए, क्योंकि 4 इनपुट्स के लिए 2 लाइंस आपको सिलेक्ट लाइंस की चाहिए। तो बाकी इसका सर्किट की लॉजिक वही है, यहाँ पे एंड गेट्स हैं और वो सब और होके Y बन रहा है। ये आपकी 4 जो हैं वो इनपुट्स हैं, I0 I1 I2 I3, और ये S1 S0 है, और डिपेंडिंग ऑन द कॉम्बिनेशन इसमें से कोई एक गेट जो है वो सिलेक्ट हो जाता है। फॉर एग्जांपल हम देख लेते हैं कि अगर मैं S0 और S1 दोनों को 0 0 रखता हूँ, 0 0 रखता हूँ, तो ये जो डायरेक्ट जा रहे हैं ये गेट बंद हो गया, ये इधर जा रहा है ये भी गेट बंद हो गया, ये इधर भी जा रहा है ये भी गेट आपका क्लोज हो गया। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पे इन्वर्टर की आउटपुट बन गई 1 1। ठीक है, तो अब आप 1 1 देखें, ये 1 यहाँ पे जा रहा है इस गेट के ऊपर, तो यहाँ पे आ गया 1। ठीक है, और
बाकी सब के ऊपर 0 आ गया। तो ये जो है ये 1 हो गया। तो I0 जो है ये दूसरे इन्वर्टर से भी 1 यहाँ पे आया है, ये 1 दोनों इन्वर्टर्स का 1 1 जो है वो यहाँ पे आ गया। तो दैट मीन्स ये गेट एक्टिव हो गया क्योंकि इसके दोनों इनपुट्स 1 है। तो अब I0 की जो भी वैल्यू होगी वो प्रोपगेट हो जाएगी थ्रू y फॉर 0 0। इसी तरह से आप इसको 0 1 पे करके देख लें तो 1 0 आपका I3 सिलेक्ट हो जाएगा और वो आपके आउटपुट पे। सर आपकी आवाज कट रही है बहुत ज्यादा। जी ये वो असल में कॉल ये ड्रॉप हो गया था। सारे लोगों को आवाज आ रही है? जी सर। यस सर। अच्छा मैं वो शेयर ट्रे ओपन कर दूं, मेरा ख्याल है स्लाइड्स गायब हो गई हैं। ओके हाँ तो मैं मुझे नहीं पता किस पॉइंट पे ड्रॉप हुआ था। एनीवेज मैं 4 to 1 मक्स समझा रहा था और ये 4 to 1 मक्स का सर्किट है। तो जिस तरह 2 to 1 का बनाया था बिल्कुल वही लॉजिक हमने इस्तेमाल करनी है यहाँ पे कि 0 0 जब हम यहाँ पे दें तो I0 सिलेक्ट होना चाहिए। I0 सिलेक्ट तब होगा जब इस AND गेट की दोनों इनपुट्स 1 होंगी। तो दोनों इनपुट्स 1 तब होंगी जब ये दोनों इन्वर्टर के थ्रू आएंगे। तो ये डायरेक्टली इन्वर्टर के थ्रू आ रहे हैं तो 0 0 के ऊपर ये AND गेट सिलेक्ट हो जाएगा। 0 1 पे ये वाला सिलेक्ट होगा, 1 0 पे ये और 1 1 के ऊपर ये सिलेक्ट होगा। तो ये आपका बन गया 4 to 1 मक्स। अच्छा कई दफा इस तरह का भी सिनेरियो हो सकता है कि हमें इंस्टेड ऑफ सिंगल बिट एक ग्रुप ऑफ बिट्स को सिलेक्ट करना हो, यानी कि ये 2 to 1 मक्स ही है। ये जो आपको नजर आ रहा है ये इट्स एक्चुअली 2 to 1 मक्स। लेकिन ये जो है ना बजाय इसके कि एक सिंगल बिट का डेटा आपको दे, ये ग्रुप ऑफ बिट्स है A0 A3 A1 A2 यानी ये 4 बिट्स है और ये डिपेंडिंग ऑन द सिलेक्ट लाइन ये या इन 4 बिट्स को 4 यानी आउटपुट पे दे देता है या B3 की 4 बिट्स इकट्ठी कलेक्ट करके आउटपुट पे दे देता है। तो इसकी आउटपुट्स भी 4 हैं और इसकी इनपुट्स भी 4 4 करके हैं। तो ये उस केस में है जहाँ पे हमने सिर्फ एक बिट नहीं सिलेक्ट करनी बल्कि ग्रुप ऑफ बिट्स को सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल प्रैक्टिकली ये 8 बिट्स हो सकती थी। 8 यहाँ पे यानी कि 1 बाइट। तो यहाँ से कोई डेटा आ रहा है किसी सोर्स से जो कि 1 बाइट की फॉर्म में है, मसलन कीबोर्ड से ही डेटा आ रहा है तो कीबोर्ड से 1 बाइट आता है जब भी आप कुछ दबाते हैं। तो मक्स जो है वो सिलेक्ट कर सकता है कि 2 कीबोर्ड्स हैं, कीबोर्ड ए है या कीबोर्ड बी है। तो जो आप सिलेक्ट करेंगे सिलेक्ट लाइन से उस कीबोर्ड के जो कैरेक्टर्स हैं वो स्क्रीन पे अपीयर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये है आपका, उसको हम लोग इस तरह के उसको कहते हैं कॉर्ड 2 to 1 मक्स। यानी मक्स ये 2 to 1 ही है लेकिन कॉर्ड का मतलब है 4, यानी कि इसकी 4 डेटा लाइंस हैं जो, और ये इसका सर्किट गिवन है। ठीक है, एनी क्वेश्चंस ऑन दिस? कोई चीज अगर क्लियर ना हुई हो सर इसकी क्लियर क्या? सर ये क्लियर नहीं हुआ फॉर रिटर्न 2 to 1। इसका फंक्शन क्लियर नहीं हुआ या सर्किट क्लियर नहीं हुआ? सर सर्किट क्लियर नहीं है। अच्छा सर्किट इसका इस तरह से बना है कि इसमें हमने सिंपल ये 2 to 1 मक्स, ठीक है। सो एक सिंपल ये 2 to 1 मक्स है सिंगल बिट का। इसकी 2 इनपुट्स हैं I0 I1 और इसकी एक सिलेक्ट लाइन है और ये Y है। तो ऑब्वियसली सिलेक्ट को जब मैं 0 करता हूं तो I0 सिलेक्ट हो जाता है, जब मैं 1 करता हूं तो I1
सेलेक्ट हो जाता है, ठीक है। जी सर। इसी तरह से मैंने एक और मार्क्स ले लिया, बिल्कुल यही, इसी तरह एक और मार्क्स लिया, 4 मार्क्स ले लिए, ठीक है। और मैंने ये जो मेरी 4 बिट्स थी x3 और y3, यानी कि ये इसको आप a3 और b3 समझ लें, तो a3 इसको मैंने अपने डेटा जो है x3 और y3 को यहाँ पे कनेक्ट किया, उसकी बिट्स को x2 y2 यहाँ पे कनेक्ट किया, x1 y1 और x0। तो ये 4 बिट्स जो थी, एक मेरा नंबर है x का और दूसरा नंबर है y का, इनमें से मैं एक सिलेक्ट करूंगा। और सिलेक्ट लाइन आप देखें कि सिलेक्ट लाइन मैंने कॉमन कर दी है तमाम मक्सस के साथ। तो दैट मीन जब मैं इस कॉमन सिलेक्ट लाइन के ऊपर 0 करता हूं तो ये सारे मक्सस जो हैं ये i0 को सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। सारे मक्सस i0 को सिलेक्ट करते हैं, तो सारे मक्सस की आउटपुट पे क्या आ जाता है, पहले मक्स पे आ जाता है x3, ठीक है, दूसरे पे आ जाता है x2, इस पे आ जाता है x1 और इस पे आ जाता है x0, ठीक है। तो इस तरह आप x को सिलेक्ट कर लेते हैं। जब मैं उसको ज़ाहिर है 1 करूंगा तो y3 y2 y1 और y0 आउटपुट पे भी हो जाते हैं। तो ये वाला सर्किट, तो सर इसको अगर मैंने हमने सिलेक्टर एक सिलेक्ट किया तो इसमें ये ई का क्या फंक्शन है? हाँ, उस पे मैं आता हूँ। अच्छा, ये जो है ना वो एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है जो आपके तकरीबन आगे हर सर्किट के अंदर ही होगा। ई स्टैंड्स फॉर इनेबल, ठीक है। सो ई स्टैंड्स फॉर इनेबल। इनेबल मींस लाइक एन ऑन ऑफ स्विच, ठीक है। सो किसी भी सर्किट में जो इनेबल है, अगर आप इनेबल को 0 कर देंगे ना तो वो सर्किट काम करना ही बंद कर देगा, उसकी आउटपुट परमानेंटली 0 हो जाएगी, रिगार्डलेस कि आप उसकी इनपुट पे क्या दे रहे हैं, सिलेक्ट के ऊपर क्या दे रहे हैं, पावर दे रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। व्हेन इनेबल इज 0 द आउटपुट विल बी 0। जब आप इनेबल को 1 करेंगे तो उसका ये मतलब है कि वो सर्किट अब काम करना शुरू कर देगा। तो अगर वो मक्स है तो वो मक्स के तौर पे काम करना शुरू कर देगा, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से, कि जैसा इनेबल है ही नहीं। लेकिन इनेबल 0 करने से वो सर्किट बंद हो जाता है। तो ये समझ लें कि ये आपका एक तरह का ऑन ऑफ स्विच है, ये गाड़ी का चाबी है। इसको चाबी को घुमाएंगे तो ये चलेगा, नहीं तो ये नहीं चलेगा। अच्छा, अब इनेबल को हम लोग किस तरह से सर्किट के अंदर लगा रहे हैं कि ये जो हमारी एंड गेट्स है ना, इन सब की एक एक इनपुट जो है ना वो इनेबल से आ रही है। आप देखें, वन इनपुट इज कमिंग फ्रॉम द इनेबल। तो दैट मीन्स के इनेबल को जैसे ही मैं 0 करता हूँ, जब एंड गेट की एक इनपुट 0 हो जाए तो बस उसकी आउटपुट 0 हो जाती है, रिगार्डलेस के बाकी क्या इनपुट्स हो। तो इनेबल 0 पे ये सारे गेट्स 0 प्रोड्यूस करते हैं, और चूंकि ये सब 0 प्रोड्यूस करते हैं तो यहाँ पे सारा 0 आ जाता है, ठीक है। जब मैं इनेबल को 1 करता हूँ तो फिर ऑब्वियसली डिपेंड करता है कि उसके बाकी 2 इनपुट्स क्या हैं एंड गेट के, तो जो बाकी 2 इनपुट्स हैं उसके हिसाब से वो काम करना शुरू कर देता है। तो ये इनेबल है। क्लियर हो गया? जी सर। ठीक है। सर अच्छा सर जी, सर एक कीबोर्ड में तो क्या नाम है, दो टाइप की होती है। सपोज ए का कैपिटल लेटर होता है और ए का स्मॉल लेटर होता है, हाँ तो वो किस बिल्कुल, तरह से करते हैं? वो एस्की कोड होता है ना। आपने शुरू में हमने एस्की कोड्स पढ़े थे, तो कैपिटल ए का एस्की कोड और होता है और स्मॉल ए का एस्की कोड और होता है। दोनों 8 बिट के कोड होते हैं लेकिन मुख्तलिफ होते हैं। तो जब आप वो उसको शिफ्ट दबाते हैं ना तो वो एक नया कोड जनरेट करता है ए के लिए। सही सर। ठीक है, चलें, ये तो खैर कोई खास इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ओके, सो लेट्स टेक अ 5 मिनट ब्रेक। काफी लंबी क्लास हो गई है, थोड़ा सा आप लोग भी तंग आ गए होंगे सुन सुन के। तो चलें, कुछ फ्रेश होने के लिए आप छोटी सी एक ब्रेक ले लें 5 मिनट की। तो इस वक्त 10:18 हुए हैं, तो 10:23 पे हम रिज्यूम करेंगे। तब तक आप जरा अगर थोड़ा सा इधर उधर फिर के आना चाहते हैं तो आ जाए, फिर फ्रेश होकर वापस आए। सो लेट्स रिज्यूम एट 10:23।
सर हाँ जी जी क्वेश्चन था सर ये आपका। आउटपुट चेक कर लेते हैं चैट में, अब वो सेंड हो गई थी। अच्छा मैं देखता हूँ ठहर। मैं कह ठीक है मैं अभी देख रहा हूँ। अच्छा आपने 111 तो यार ये तो वो नहीं है आंसर। नहीं ये सही नहीं है। आपने जहां पे डोंट केयर्स हैं वहां पे 1 डाले हैं। जो ये नहीं आपने कार्न ऑफ मैप जो सिंप्लीफाई किया है इन वंस के हिसाब से वो ठीक है, लेकिन जहां आपने वंस डाले हैं ना मुझे लगता है वो सही नहीं है। सर वो बाकी डोंट केयर है ना, डोंट केयर पे तो डाल सकते हैं 1 नंबर। नहीं हाँ डोंट केयर पे तो 1 आपने डाले हैं, लेकिन अब ये मुझे स्लाइड देख के ही पता लगेगा इतने ज्यादा वंस आई डोंट नो। नहीं यार ये आपके वंस सही नहीं है, जरा गौर से फिर देखेंगे कहाँ कहाँ मन आएगा। चलें जी सब लोग आगे होंगे ब्रेक से वापस। जो लोग ब्रेक से वापस आ गए हैं जरा हैंड रेज करें। इसको कितने लोग हैं क्लास में, रेज योर हैंड्स।
11, 13, 15, 15, 16, 2-3 लोग आ रहे हैं अभी, 17, 18, 20. चले 20 तो काफी है यार. ओके सो आगे चलते हैं. अच्छा ये स्लाइड सबको क्लियर है? इम्प्लीमेंट नजर आ रही है? इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग मल्टीप्लेक्सर्स. यस ओके ग्रेट. अच्छा मल्टीप्लेक्सर्स जो है अगर आपके पास एक बना बनाया हो जो चिप की फॉर्म में आपको मिल जाता है, मसलन ये एक वही बात है 4-to-1 मल्टीप्लेक्सर है, इसकी 2 सिलेक्ट लाइंस है, तो इससे आप कोई भी जो बुलियन फंक्शन है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. आपको अलहदा से कुछ करने की जरूरत नहीं है. जहाँ डिकोडर से भी हो सकता था तो मक से भी हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आपने जो बुलियन फंक्शन इम्प्लीमेंट करना है मार्क्स के साथ वो है f इज इक्वल टू एक्स वाई, और ये है इसकी मिन टर्म्स हैं जो जिसपे ये फंक्शन 1 है वो है 0, 1 और 3. ठीक है. तो इसका मैं अगर बनाऊं ट्रुथ टेबल तो वो बनेगा, ये मिन टर्म 0 पे 1 है, ठीक है, मिन टर्म 1 पे 1 है जो ये मिन टर्म है, मिन टर्म 2 पे ये 0 है, और मिन टर्म नंबर 3 पे 1 के ऊपर ये 1 है. ये मेरा बन गया ट्रुथ टेबल. ठीक है. अच्छा अब मैं ये कर सकता हूं कि मैं x और y यहाँ पे अप्लाई कर दूं. जो मेरे 2 वेरिएबल्स हैं ना, ये x और y, ये मैं इसकी सिलेक्ट लाइंस पे अप्लाई कर दूं और फिर देखूं कि मसलन जब x y 0 0 है तो मुझे पता है कि x y जब 0 0 है तो I 0 सिलेक्ट होता है आउटपुट पे. तो मैं देखूं कि 0 0 पे ये फंक्शन क्या है, तो x y अगर 0 0 है तो ये फंक्शन 1 है. तो मैं यहाँ पे अगर एक 1 कनेक्ट कर दूं तो 0 0 पे यहाँ पे 1 आ जाएगा जो की आउटपुट है. इसी तरह से 0 1 पे I1 सिलेक्ट होता है तो मैं, और I1 पे भी ये फंक्शन 1 है तो मैं I1 को भी 1 कर देता हूँ. फिर 1 0 के ऊपर I2 सिलेक्ट होता है, I2 के ऊपर ये फंक्शन 0 है तो मैं इसको यहाँ पे 0 प्रोवाइड कर दूं. और फिर 1 1 के ऊपर I3 सिलेक्ट होता है तो 1 1 पे I3 जो है ये फंक्शन 1 है तो I3 पे भी मैं 1 टाइप कर दूं. ठीक है. तो अगर मैं इसकी इनपुट्स पे 1 1 0 1 कर दूं और सिलेक्ट लाइंस पे x y दे दूं तो जो आउटपुट है उसके ऊपर ये फंक्शन अपीयर हो जाएगा. ठीक है. क्लियर हुआ किस तरह से हम मार्क्स से कोई भी फंक्शन इंप्लीमेंट कर सकते हैं? यस सर, ये तो सिंपल सा है बहुत. हाँ ये बड़ा सिंपल सा है. अच्छा अब आप मुझे ये तो फंक्शन अच्छा ये भी बड़ा सिंपल है. ये भी बेसिकली उसने उसी तरह दिखाया है. ये फंक्शन था 3 वेरिएबल्स का. तो 3 वेरिएबल्स के फंक्शन में आपने याद रखना है कि आपकी 3 सिलेक्ट लाइंस होनी चाहिए क्योंकि और उसकी जो मिन टर्म्स बनेंगी वो 8 होंगी 3 वेरिएबल्स की. तो 3 सिलेक्ट लाइन, तो आपको जो मार्क्स लेना पड़ेगा वो होगा यानी 8/1 का. और अगेन उसी तरह से आप XYZ यहाँ पे अप्लाई कर दें और जिन वैल्यूज के ऊपर ये फंक्शन 1 है उन इनपुट्स के ऊपर 1 कर दें, बाकी इनपुट्स के ऊपर 0 कर दें, तो आपका कोई भी बुलियन फंक्शन जो है वो बड़ी आसानी से इसे इम्प्लीमेंट हो सकता है मार्क्स के साथ. तो ये बेसिकली वही चीज है जो उसने बताई है. सर लास्ट स्लाइड में जो आप अभी दिखा रहे थे उसमें तो 3 इनपुट से, लेकिन इसमें वो यूज 3 स्विचेस हुए हैं, ये S1 और S0 सिलेक्टेड. हाँ यार वो उसने एक नया काम किया है उसको फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए. ये अगर आप करना चाहते हैं तो कर लेते हैं, नहीं तो बेसिकली उसने ये किया है कि एक्स वाई को यहाँ पे अप्लाई कर दिया है और जो z उसका तीसरा वेरिएबल है वो यहाँ पे z और z बार उसने यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है और फिर वो देख रहा है कि ये फंक्शन जो है किस तरह से वो कर सकता है. फॉर
एग्जाम्पल 0 और x और y जब 0 होते हैं तो वो देख रहे हैं कि z 0 और z भी अगर 0 हो, ठीक है, तो फंक्शन जो है वो आपका 0 होता है। और फिर अगर ये 0 और ये 1 हो तो ये 1 होता है। तो ये उसने उसको इस तरह से कर दिया है। आई डोंट थिंक सो कि ये अब हमें करने की इतनी ज्यादा जरूरत है। तरीका वही है, उसने सिंपली इसको z को यहाँ पे कनेक्ट कर दिया i0 और i1 के साथ और पेयर्स बना दिए हैं फंक्शंस के ना। तो ये भी एक तरीका है, लेकिन इसको भी आप स्किप कर सकते हैं। फिर उसने इसको मजीद कॉम्प्लिकेट कर दिया है कि उसने 3 वेरिएबल्स यहाँ पे ले लिए हैं और चौथा वेरिएबल उसने यहाँ पे कनेक्ट किया है, इस तरह से कि वो फंक्शन पूरा इम्प्लीमेंट हो जाए। लेकिन ये फिर बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाता है, तो इसलिए भी हम इसको स्किप करते हैं। अच्छा, ये हम चलते हैं 8 to 1 marks using dual 4 to 1 marks। यानी कि हम हमारे पास 2 मक्सेस हैं 4 to 1 के, और हम 8 to 1 मार्क्स बनाना चाहते हैं उससे, ठीक है, उनको जोड़ के। तो वो हम लोग किस तरह से बना सकते हैं? पहली बात तो 8 to 1 का मतलब ये हुआ कि सिलेक्ट लाइंस आपकी 3 होंगी, 2 नहीं होंगी। जो 4 to 1 मार्क्स हैं उनकी होंगी 2 सिलेक्ट लाइंस। तो ये तो हो गई वो 2 सिलेक्ट लाइंस, ठीक है। और तीसरी सिलेक्ट लाइन भी एक हमारी होनी चाहिए, क्योंकि हमने 8 में से एक को सिलेक्ट करना है, वो यहाँ पे होगी। तो कौन, इस स्लाइड को गौर से देखें, कौन स्टूडेंट है जो थोड़ा सा एक्सप्लेन करेगा? ये सिंपल ही है, ये किस तरह से हमने 4/1 मार्क्स को 8/1 मार्क्स में कन्वर्ट किया है। कैन एनी स्टूडेंट एक्सप्लेन दिस? इसको देखें और फिर देखें कुछ समझा सकते हैं। सर I0 से I3 तक जो हैं ये 4 सेलेक्टेड हैं, इसलिए इसमें 2 ये यूज हुए हैं, S1 और S0। और इसके बाद I4 और I7 जो है ये 4 हैं, इनके जो स्विचेस हैं वो उससे कनेक्ट हुए हैं। जो I4 वाली हैं ये 2 स्विचेस के I0 से I3 के जो 2 स्विचेस हैं वो इससे कनेक्ट हुए हैं I4 से I7 तक। और इसके भी 2 स्विचेस हैं क्योंकि ये 4 इनपुट्स हैं। तो उसके बाद अब ये 8 हो गए टोटल। इस वजह से हमने एक एक्स्ट्रा स्विच लगाएंगे जिसके लिए हमें एक स्क्रू की जरूरत पड़ी है। अब ये जब जाएगा दूसरे स्विच के पास तो यहाँ पे दो बन जाएंगे, क्योंकि एक इसकी आउटपुट आएगी I0 से I3 की, और I4 की एक इसकी आउटपुट आएगी। तो ये 2 बन गई, 2 के लिए अब हमें एक स्विच की जरूरत है। तो इसलिए इधर सिंपल S लिखा है हमने, और उसके जो आउटपुट है वो Y है। बिल्कुल ठीक है। यानी कि बेसिकली ये जो सिलेक्ट लाइंस है ना S0 S1, ये तो सिलेक्ट कर सकती हैं कि I0 सिलेक्ट होगा या इसका I0 सिलेक्ट यानी I4 सिलेक्ट होगा या कोई। और उसके बाद ये जो दोनों मार्क्सेस हैं, इन दोनों में से कौन सी आउटपुट सिलेक्ट होगी वो एक तीसरा मार्क्स जो है वो सिलेक्ट कर लेगा। तो अगर मैं 0 दूंगा तो 0 की वजह से यहाँ पे आ जाएगा I0 और यहाँ पे आ जाएगा, इस मार्क्स की आउटपुट पे आ जाएगा I4, ठीक है। सो दोनों साइमल्टेनियसली आ जाएंगे, यहाँ पे I0 आ जाएगा, यहाँ पे I4 आ जाएगा 0 पे। लेकिन फिर जो S2 है, जो आखिरी है पिन, वो डिसाइड करेगी। अगर मैंने S2 को 1 किया तो I4 अपीयर हो जाएगा, और अगर S2 को मैंने 0 किया तो I0 अपीयर हो जाएगा। तो 0 के केस में I0 अपीयर हो जाएगा, और 0 के केस में या 1 के केस में, जो भी जिस तरह भी आप उसको रीड करना चाहें, I4 आपका अपीयर हो जाएगा। तो हमें 2 चाहिए 4/1 और फिर एक 2/1 मार्क्स चाहिए। तो फिर हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं इसके अंदर। अच्छा, अब इसी का जो ऑपोजिट चीज है ना हमारे पास, वो है डी मल्टीप्लेक्सर। इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में डी मक्स भी कहते हैं। डी मक्स इज द ऑपोजिट ऑफ अ मक्स। अगेन इसकी 2 सिलेक्ट लाइंस ही हैं, इसकी 4 आउटपुट्स हैं और 1 इनपुट है, ठीक है। तो ये मक्स का ऑपोजिट हो गया। ये क्या करता है कि मसलन ये आपकी सिंगल लेन पे गाड़ियां आ रही थी, और लेकिन आगे गाड़ी जो रोड है वो बड़ी हो गई है, तो ये डिसाइड करेगा कि
ये गाड़ी इस लेन पहली लेन में जाएगी या दूसरी में या तीसरी में या चौथी के अंदर, ठीक है। तो ये आपका इनपुट डेटा यहाँ पे आ रहा होगा एक लाइन के ऊपर, और आगे आपकी 4 लाइंस होंगी और सिलेक्ट लाइंस ये डिसाइड करेंगी कि वो डेटा इस यूजर को देना है या इसको या इसको। तो ये इस तरह की एक एग्जांपल है कि कोई एक फिक्स डेटा है जो आ रहा है, ठीक है, और डीमक्स ये, और आपके 4 यूजर्स हैं, यूजर ए है, यूजर बी है, तो किस यूजर को ये डेटा आपने पीछे से जो आ रहा है वो किस यूजर को प्रोवाइड करना है, तो वो डीमार्क्स जो है वो सिलेक्ट कर लेगा कि यूजर ए को देना है या यूजर डी को देना है, ठीक है। तो दिस इज ऑपोजिट ऑफ मार्क्स। इसका जो ट्रुथ टेबल है हमारे पास, इसका ट्रुथ टेबल इस तरह बनता है कि ये इसकी सिलेक्ट लाइंस हैं 0 0 0 1 1 0, और आगे इसके 4 आउटपुट्स हैं, तो 4 इसके आउटपुट्स आ जाएंगे y3 y2 y1 और y0, और 0 0 के ऊपर y0 पे i अपीयर होगा। ये 1 नहीं है, ये i इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि i could be 0 और i could be 1, so it's just indicating i। फिर 0 1 के ऊपर y1 पे i अपीयर होगा, 1 0 के ऊपर y2 के ऊपर, और 1 1 के ऊपर i जो है वो अपीयर हो जाएगा y3 के ऊपर, ठीक है। तो सॉरी, ये इसका सर्किट है। अगेन सर्किट की वही लॉजिक है कि आपके पास i एक इनपुट है, वो इन सारे एंड गेट्स के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। लेकिन हम S0 S1 को इस तरह से रखेंगे कि एट एनी गिवन टाइम 3 गेट्स आपके जो हैं वो ऑफ होंगे क्योंकि उन पे 0 आ रहा होगा, और एक गेट ऑन होगा जिसके ऊपर ये जो आपका i है ये ट्रेवल कर जाएगा। सो 0 0 के केस में हम y0 को ऑन करेंगे, 0 1 पे y1 को ऑन करेंगे इसको, तो वो आपने सिलेक्ट लाइंस देखनी है कि किस तरह से, मतलब 0 0 पे आप इसको ऑन करना चाहते हैं ना y0 को, तो तो y0 को आप देखें y0 S0 इन्वर्टर के थ्रू यहाँ पे कनेक्टेड है और S1 भी इन्वर्टर के थ्रू कनेक्टेड है। तो 0 0 पे इसकी इस एंड गेट की दोनों इनपुट्स जो हैं वो हो गई 1 1, और तीसरी इनपुट इसकी ऑब्वियसली i से आ रही है, तो i का जो भी वैल्यू होगी वो प्रोपगेट हो जाएगी टू y0। लेकिन एट दैट टाइम ये गेट भी ऑफ होगा, ये भी ऑफ होगा और ये भी ऑफ होगा। तो ये इसका सर्किट है, ठीक है जी। क्लियर? इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क। सर इसकी भी नंबर ऑफ इनपुट ज्यादा हो सकती हैं, जैसे हमने उसमें नहीं अच्छा ओके, सो सिंगल उस तरह से हाँ ज्यादा हो सकती है कि 4 बिट की इनपुट हो, हाँ वो सर 4 की 2 की जिस तरह हमने उसमें की है मार्क्स में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल वो हो सकती है, सिंगल बिट की जरूरत नहीं है, फिर वो ग्रुप्स में आ जाएगी। लेकिन फिर वही आप देख लें कि अगर i 4 बिट का हुआ, ये लाइन 4 बिट हुई, तो फिर उसके बाद इन सारी लाइंस को भी 4 बिट होना पड़ेगा, तो फिर इसकी जो है ना आउटपुट हाँ 16 लाइंस की होगी एक्चुअली। जी बिल्कुल कर सकते हैं। चलें आज के लिए इतना काफी है, थैंक यू। अगर किसी का कोई और क्वेश्चन नहीं तो वी एंड द क्लास। पेपर्स आपको पता है अब आपके कोई मई 17 वाला भी पेपर कोई नहीं होगा क्योंकि वो ऑन कैंपस तो एग्जाम्स हम ले नहीं सकते 15 जून तक, तो मोस्ट प्रॉब्ली आपका एग्जाम अब ऑनलाइन ही होगा और शायद विद वाइवा हो, सो देयर विल बी अ वाइवा एंड अ रिटन पेपर। अभी तक तो यही लग रहा है, आगे अब यूनिवर्सिटी जिस तरह डिसाइड करेगी। तो जो यानी कि जो ऑनलाइन होगा वो 17 से स्टार्ट होंगे, फिर उसकी भी डेट का पता नहीं है। नहीं उसकी डेट का अभी नहीं पता, अभी तो हमें यूनिवर्सिटी हेडक्वार्टर की तरफ से कोई लेटर नहीं आया कि वो कब करना है। मेरे ख्याल है 17 तो शायद ना हो, उससे अगले हफ्ते से हो, क्योंकि 17 ईद के फौरन बाद का हफ्ता है ना, तो वो उस वजह से शायद जी सर उसको आगे कर, पता नहीं है अभी कुछ भी। चलें जी, स्टे सेफ, ज्यादा मिले जुले ना लोगों के साथ, घर पे रहें और पढ़ाइयाँ करें बस। और सर एक और बात सर, जी ये फाइनल में सर मिड से पहले वाला भी सिलेबस इंक्लूड होगा सर? जी जी बिल्कुल इंक्लूड होगा, ये मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, मिड से पहले वाला भी इंक्लूडेड होगा। हाँ वन मोर थिंग, मैंने दूसरी क्लास का था आपको इन्फॉर्म कर दें, मैंने असाइनमेंट नंबर 3 अपलोड किया LMS के ऊपर, 5 मई उसकी डेडलाइन है, 5 मई तक आपने उसका जो है ना सोल्यूशन वो अपलोड करना है, 10 नंबर की असाइनमेंट है, ठीक है।
आप लोगों की Yes. पता है ना, असाइनमेंट आ गई भी है। जी सर देख लीजिए। ओके ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज जी। अल्लाह हाफिज़ सर। चलो आप सर ओके, अल्लाह हाफिज।